आप सभी बच्चों का हमारे अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साइंस के पिछले वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चल रही थी, उसके अंतर्गत वियोजन अभिक्रिया तक आप लोगों को बता दिया गया है। आज हमारा टॉपिक है एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप सभी शुरू से अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यहां पर नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल का मतलब होता है एक, एकल शब्द का मतलब है एक, यानी जब कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तब उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एक तत्व है ए और दूसरा एक तत्व सी है जिसका यौगिक X के साथ CX है। जब इस दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है तो यहां पर तत्व A C से ज्यादा क्रियाशील है, तो यहां पर तत्व A क्या करता है, CX से C को हटा देता है और उसके जगह पर A आ जाता है। इस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है एकल विस्थापन। क्योंकि यहां पर एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं एकल विस्थापन। इसका परिभाषा आप लोग नोट कर सकते हैं। जब कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से या उसके विलयन से अलग कर देता है, तब उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोडियम तत्व को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो यहां पर जो सोडियम है वो कॉपर सल्फेट से ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए सोडियम कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से हटा देता है और बनाता है Na2SO4 प्लस Cu, यानी Cu वहां से हट गया। ठीक है। इसी तरह से जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो तब आयरन कॉपर सल्फेट को, ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट में जो Cu है, कॉपर है, उसको हटा देता है, यानी FeSO4 प्लस Cu। जब हम इसी को अगर हम इस तरह से करें, कॉपर को जब हम आयरन सल्फेट के विलयन में डालें तो यहां पर विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील होता है, इसीलिए कॉपर आयरन सल्फेट से आयरन को नहीं हटा पाएगा। ठीक है। इस प्रकार से यहां पर विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए इस परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा दे, तब हम उसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन का दूसरा नाम है द्विविस्थापन। चूंकि इसमें दो यौगिक एक दूसरे के बीच आयन का अदल बदल करता है, इसीलिए इसका नाम द्विविस्थापन है।
अंग्रेजी में इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब दो यौगिक या विलयन आपस में आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक यौगिक है AB और दूसरा यौगिक है XY। हम सभी जानते हैं कि जब किसी यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो यहां पर AB और XY के बीच अभिक्रिया हो रही है, तो यहां पर आयन का अदला बदली, मतलब कहने का हुआ पहला यौगिक का धनायन दूसरे के ऋणायन से और पहला यौगिक का ऋणायन दूसरे के धनायन से मिल करके दो नए यौगिक, एक AY और दूसरा XB का निर्माण कर रहा है। इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम इस पर एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का एक विलयन है और दूसरा जो है सोडियम क्लोराइड का विलयन है। जब इस दोनों के बीच यहां पर अभिक्रिया हो रही है तो इसमें सिल्वर पर धनायन होता है अर्थात धन आवेश और NO3 ऋणायन है। इसी तरह से Na यानी सोडियम धनायन, Cl ऋणायन। तो यहां पर इसका Ag उसके Cl से और इसका NO3 उसके Na से, तो बन जाएगा NaNO3 प्लस यानी सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। तो जब भी इस तरह का अभिक्रिया दिखे तो उसको कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आशा करता हूं कि आप सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम एक और उदाहरण से आप लोगों को क्लियर करता हूं। जैसे बेरियम क्लोराइड के विलयन को जब हम सोडियम सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो यहां पर एक यौगिक बनता है BaSO4 और दूसरा यौगिक बनता है NaCl यानी 2NaCl। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर भी आयन का अदल बदल हुआ है। अतः स्पष्ट है कि पहला यौगिक का धन आयन दूसरे के ऋण आयन से और पहला का ऋण आयन दूसरे यौगिक के धन आयन से मिल करके दो नए यौगिक बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। अतः यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया यहां पर नाम से ही स्पष्ट है, अवक्षेप। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, आप सभी उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अवक्षेप मतलब होता है ठोस पदार्थ, यानी जब दो विलयन के बीच अभिक्रिया होती है, यानी जब दो विलयन को एक साथ हम करते हैं और उसके दरमियान एक ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाए तो उसी को कहा जाता है अवक्षेप। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया है।
यानी कहने का मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाए। यानी जब किसी अभिक्रिया में कोई ठोस विलयन से अलग हो जाए तब उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम सभी सोडियम क्लोराइड यानी नमक के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब हम डालते हैं तो यहां पर सोडियम पर धनायन, क्लोरीन पर ऋणायन, सिल्वर पर धनायन, NO3 पर ऋणायन। यानी NO3 जो इसमें आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये NO3 माइनस होता है नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो यहां पर सोडियम धनायन जो है NO3 से अटैच हो जाएगा और Cl माइनस Ag से अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो नए यौगिक, एक बन गया AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। इसमें आप जो देख रहे हैं AgCl, ये आपका ठोस पदार्थ है यानी अवक्षेप है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो विलयन के बीच अभिक्रिया हो रही थी और इस द्रव्यान एक ठोस पदार्थ बन गया AgCl। तो प्यारे बच्चों, हम सभी पिछले वीडियो में जो है देखे थे कि प्रेसिपिटेट अर्थात अवक्षेप जब बनता है तो उसमें हम लोग तीर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से उसके आगे दिखा देते हैं। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो तीर को दिखाया जाता है ये इंगित करता है कि अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हुआ है, और जब ऊपर की ओर रहता है तो इसका मतलब होता है गैस का निर्माण हुआ। तो यहां पर अवक्षेप है AgCl। ठीक है, इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि अवक्षेप का निर्माण हुआ। इस प्रकार से स्पष्ट है कि यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है। अब इसके बाद है अगला टॉपिक, वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उदासीनीकरण का मतलब होता है न्यूट्रल कर देना। तो न्यूट्रल कब होता है? जब दो पदार्थ जिसमें से एक अम्ल और दूसरा क्षार हो। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो तब एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, उस पदार्थ को कहा जाता है लवण। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब हुआ कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तब लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच जब अभिक्रिया होती है तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड
प्लस जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर HCl जो है ये अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार है, इसी को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। और जो नए पदार्थ बने हैं वो लवण और जल हैं। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया में क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, यानी एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यानी अम्ल में अम्ल जैसा गुण, क्षार में क्षार जैसा गुण नहीं रह पाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला अभिक्रिया है वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकाश के उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, आप सभी पहले से भी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल को अवशोषित करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अतः प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, जिसका सिंपल सा परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इसका है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिल करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। तो आइए इसको हम लोग पहले संतुलित कर लेते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O टेंस टू C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण हम लेते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सिल्वर क्लोराइड जब इसको हम सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में रखते हैं, यानी सूर्य प्रकाश में जब हम रखते हैं इसको, तो ये अपघटित यानी टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। अतः सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाती है। अतः यह जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण और अवकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन, क्योंकि जब आप लोग BTBC बुक पढ़िएगा तो उसमें उपचयन लिखा हुआ है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पर हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जहां तक बात करते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, दूसरा परिभाषा हो सकता है कि जब किसी पदार्थ में ऋणात्मक तत्व जुटते हैं, जैसे सोडियम को क्लोरीन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहां पर
ऋणात्मक तत्व हैं क्लोरीन, जो कि इस पर ऋण आयन होता है, और सोडियम जो है ये धनात्मक है। ठीक है, तो सबसे यहां पर जो है सबसे पहले आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग, वियोग का मतलब होता है निकलना, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग होता है तब उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि सोडियम को हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया, तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसी तरह से जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर सोडियम के साथ जुटा है, ऑक्सीजन यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ जुटा है। ध्यान रखें कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा या जिस पदार्थ से हाइड्रोजन निकलेगा उस पदार्थ को हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद कुछ उदाहरण लेते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन निकल रहा है, अर्थात कहने का मतलब कि हाइड्रोजन उसमें से हट रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमने परिभाषा लिखाया है ऑक्सीकरण का कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन निकलता है। तो अगला उदाहरण आप लोग समझिए। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया मैग्नीज ऑक्साइड से जब होती है तो नए पदार्थ मैग्नीज क्लोराइड, जल तथा क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें हाइड्रोजन अभी साथ में है, लेकिन अभिक्रिया के बाद आप देखिए कि इसमें जो है हाइड्रोजन के साथ से माफ कीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसमें जो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, तो अब आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया होने के बाद क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन अकेला है। आखिर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन अब अभिक्रिया के बाद नहीं है, क्योंकि क्लोरीन अब देखिए आप अकेला है। आखिर ये हाइड्रोजन गया कहाँ? तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ से हट करके ऑक्सीजन के साथ चला गया। तो यहां पर हम देख सकते हैं अभिकारक में दो पदार्थ है प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीज ऑक्साइड। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन हट गया। इसीलिए ऑक्सीकरण का परिभाषा है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन निकले तब हम उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिस पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है या जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं। जैसे मान के चलिए
कि सोडियम की अभिक्रिया हम क्लोरीन से करवा रहे हैं, तो बना सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली बात नहीं है, तो यहां पर एक दूसरा परिभाषा भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब किसी पदार्थ में ऋणात्मक तत्व जुटता है, तब उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को स्पष्ट हम लोग ये जो चौथा नंबर उदाहरण हमने दिया उससे मैं कर रहा हूं, तो आप लोग समझें। सोडियम क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड बना। तो यहां पर जो सोडियम है ये धनायन यानी धन आवेशित तत्व है, यानी धनात्मक तत्व है, और क्लोरीन जो है ये ऋण आयन यानी ऋणात्मक तत्व है। यहां पर आप देख सकते हो कि धनात्मक तत्व में ऋणात्मक तत्व का यहां पर जो है जुटाव हुआ है, अर्थात कहने का मतलब कि धनात्मक तत्व में ऋणात्मक तत्व जुटा है, इसीलिए ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन अगर यहां पर हमें ये पूछ दे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, सोडियम का या क्लोरीन का, तो प्यारे बच्चों अभी हमने बताया कि जिस तत्व में ऋणात्मक तत्व जुटेगा, तो यहां पर सोडियम में क्लोरीन जुटा है इसीलिए सोडियम क्लोराइड बना है। तो सोडियम में क्लोरीन जुटा है इसीलिए यहां पर सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए H2 प्लस Cl2 टेंस टू H2 प्लस Cl2 टेंस टू 2HCl। यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दो तत्वों के बीच अभिक्रिया हुई है। तो इस जगह पर क्लोरीन जो है ये ऋण आवेशित तत्व है यानी ऋणात्मक है, और हाइड्रोजन है ये धनात्मक है। तो यहां पर धनात्मक तत्व में ऋणात्मक तत्व का जुटाव हुआ है, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। आशा करता हूं कि आप सभी ऑक्सीकरण के टॉपिक को समझ गए होंगे। इस पर हमारे द्वारा और भी परिभाषा दिया जाएगा। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।